हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो कि आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड है 315 है। और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इसको डिस्कस करते हैं। और मेरे सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, एक नोट के तरह, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सकें। चलिए हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न, नव पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर है, नव पाषाण शब्द उस काल को सूचित करता है जब मनुष्य को धातु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परंतु उसने स्थायी निवास, पशुपालन, कृषि क्रम, चाक पर निर्मित मृद भांड बनाने शुरू कर दिए थे। इस काल की जलवायु लगभग आज के जलवायु के समान थी, इसलिए ऐसे पौधे पैदा हुए जो लगभग आज के गेहूं और जौ के समान थे। मानव ने उनमें से दाने निकालकर भोजन के रूप में प्रयुक्त करना शुरू कर दिया और उनके पकने के विषय में भी जानकारी एकत्र की। इस प्रकार स्थायी निवास की शुरुआत हुई, जिस कारण पशुपालन और कृषि क्रम को प्रोत्साहन मिला। कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के लिए मैंने इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको इसमें इंक्लूड किया है। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को आप दे सकते हैं। हिंदी के हिंदी वाले नोट करें और इंग्लिश के इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को नोट कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, गैर हड़प्पा चालकोलिथिक लोगों के जीवन पर एक नोट लिखें। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति के उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थरों के साथ तांबे का भी प्रयोग बहुतायत होने लगा। इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया। तो जिस संस्कृति में पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया गया, उसी संस्कृति को ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। इसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृति या संस्कृतियों ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। वे मुख्य अनाज गेहूं चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द की और मूंग और आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर पाला करते थे, हिरण का शिकार करते थे। वह ऊंट से परिचित थे। इस बात से भी साक्ष्य ऊंट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः इस संस्कृति या युग के लोग घोड़े के या घोड़े से परिचित नहीं थे। ये इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इंग्लिश में इसको ऐसे नोट डाउन करेंगे। अब इसमें अगर मैं इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और इसको तो आप इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको इंग्लिश में नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना। जो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन एक प्राकृतिक आपदा है या विदेशी आक्रमणों के कारण इसका पतन हुआ? कारणों की परख कीजिए। उत्तर, सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, आर्यों का आक्रमण। बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हुई या हुई होगी, अनुमानित है, कुछ इसका एक्सप्लेन नहीं पता। कुछ व्यक्तियों के ऐसे स्थितियाँ मिली हैं जिन पर
आक्रमण साफ स्पष्ट होता है। जल पलायन। प्रसिद्ध भूभर शास्त्री साहनी का विचार है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण जल पलायन था। इस समय संभवतः रावी और सिंधु नदी के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने अथवा बाढ़ आने से ऐसा हुआ होगा। मार्शल मोके और एस आर राव का यह मत भी यही है। भूकंप। अगला जो कारण है वो है हमारा भूकंप। डायल्स लैम्ब्रिक अर्थात राइक्स का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। आक्रमण। संक्रामक या रोग। कुछ ने मलेरिया जैसे रोग के बड़े पैमाने पर फैलने पर लोगों का स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की और कुछ ने तो कंकालों की हड्डियों का अध्ययन कर मत व्यक्त किया कि मलेरिया के कारण हड्डियों का ठीक ठीक विकास नहीं हो पाया था। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब पूरी की पूरी बस्ती को ऐसे रोगों ने पनपने या अपने प्रभाव से जकड़ दिया था। जनसंख्या में वृद्धि इसका 5वां पॉइंट है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्य या संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि होने से आय में कमी हो गई, अतः यह लोग कहीं और चले गए तथा उनकी सभ्यता आश्रित ही नष्ट हो गई। परंतु इस कथन की कोई प्रामाणिकता नहीं है। जलवायु में परिवर्तन। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, लेकिन विद्वानों का मत है कि कोई ऐसा जलवायु में परिवर्तन नहीं हुआ जिसके कारण सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हुई। अगला है हमारा उत्साह में कमी या उत्साह की कमी। ऐसा भी कहा जाता है कि हड़प्पा के नगर सभ्यता के लोगों में धीरे धीरे उत्साह खत्म होने लगा तथा वे आलसी हो गए थे, अतः वे अपनी सभ्यता का या को दिलचस्पी नहीं रख सकते। बाहरी आक्रमण। अनेक इतिहासकारों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक मुख्य प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण मानते हैं। उनके संस्कृतियों का विदेश आक्रमण के कारण पतन हुआ। टायनवी का भी विचार यही है। जब किसी को या किसी भी सभ्यता संबंधता आती है तो दैनिक आवश्यकताओं की कमी आसानी से पूर्ति होने के कारण लोग आलसी एवं विलासी हो जाते हैं, अतः शत्रुओं को उन पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ऐसा संभव हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये हमारे इंग्लिश में है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको, जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, वो इंग्लिश में नोट डाउन कर लेंगे इसको ऐसा ही। और ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित कृषि के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित कृषि की विशेषताओं निम्नलिखित वर्णन किया जा सकता है। विशेषताओं का जो इस प्रकार है, उत्तर देखिए। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी और उनकी सहायक नदियों में कृषि या भूमि को उपजाऊ माना जाता था। सिंधु घाटी या सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने भूमि को उपजाऊ बना दिया। जिन प्रमुख फसलों को उगाया गया उनमें गेहूं और जौ शामिल हैं। मसूर, मटर, तिल और सरसों भी उगाए गए थे। चावल की भी खेती की जाती थी। और लोथल में मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों से जुड़े चावल की भूसी की खोज की गई है। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है जो दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग कपास की खेती करते थे। बैल, भैंस, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को पालतू बनाया जाता था। बिल्लियों और कुत्तों को पालतू जानवर माना जाता था। गधों और ऊँटों को संभवतः बोझ के जानवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और ये हमारे इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल तो आपकी हो चुकी है, आपके जो
नोट्स बनाए आपने, कॉपी रजिस्टर में इसको नोट डाउन करेंगे और इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। और ये अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हड़प्पा शहरों में जल प्रबंधक और इसके संरक्षण की योजना का विश्लेषण करें। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना और जल निकासी प्रणाली है। नगर योजना जल पद्धति पर आधारित है। सड़क व गलियारे या गलियां योजना अनुसार निर्मित की गई। नगर की मुख्य सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। नगर में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, जहां यह प्रथम सड़क से मिलती थी। उसी ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क 10 मीटर से कुछ ज़्यादा चौड़ी थी। नालियां जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। नालियां ईंटों व पत्थरों से ढकी हुई थी। घरों में जल निकासी मोरिया द्वारा होती थी, जो मुख्य नालियों में गिरती थी। ये इसका आंसर था। और आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी तो ये हमारा इंग्लिश का चल रहा है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारा, मौर्य सम्राट के पतन के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन किस प्रकार हुआ, किन कारणों से हुआ, बताइए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार देखिए। नंबर 1, अयोग्य उत्तराधिकारी। एक बड़े साम्राज्य को केवल योग्य उत्तराधिकारी ही संभाल सकता है। यह सही है कि अशोक के काल में कुछ विद्रोह के परिणाम मिलते हैं। अशोक ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए योग्य अधिकारियों का चुनाव किया था। नीलकंठ शास्त्री का मानना है कि इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अशोक के राज्य में सामान्य रूप से अत्याचार फैला हुआ था। अतः या अंत में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अहिंसात्मक नीति के कारण मौर्य साम्राज्य कमजोर आवश्यक हुआ। नंबर 2, साम्राज्य का पतन। अशोक की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ। पश्चिमी भाग का शासक कुणाल और पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना। इस प्रकार शासक की शक्ति निर्बल हो गई, यानी कमजोर हो गई। उसका लाभ उठाकर प्रांतों ने विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम अब आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। गांधार, कश्मीर और सीमा प्रांत सभी स्वतंत्र हो गए। डॉक्टर मजूमदार ने साम्राज्य के विभाजन को मौर्य के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा है कि साम्राज्य की शक्ति नष्ट हो चुकी थी और जब तूफान उठा तब उसके प्रांतों या प्रांत शीघ्र तितर बितर हो गए। नंबर 3, जो इसका मुख्य पॉइंट है, राष्ट्रीय भावना का अभाव। रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए राष्ट्रीय भावना के अभाव को बताया। मौर्य काल में राजनीतिक दृष्टि से एकता के विचार का अभाव था। इसी कारण यूनानियों का प्रतिरोध संगठित रूप से नहीं कर सके। अत्यधिक केंद्रीय शासन। अशोक का शासन अत्यधिक केंद्रीय शासक के उत्तराधिकारी के रूप में भी इतना अधिक शक्तिशाली नहीं था जो संपूर्ण शासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रख सके। लेकिन मौर्य साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। इसका लास्ट और फाइनल जो पॉइंट है वो है प्रजा का विद्रोह। प्रांतीय गवर्नरों के कारण जनता मौर्य के विरुद्ध हो गई। निहाल रंजन का विचार है कि पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह वास्तव में प्रजा का विद्रोह था, क्योंकि पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या सेना के मुख्य या सम्मुख की, परंतु वह शांत रही। इस बात का प्रमाण
है कि जनता भरतध्वज के शासन से संतुष्ट थी। अब ये हमारा इंग्लिश का है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स है वो इसको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ये देखिए काफ़ी लेंदी आंसर है इसका, तो आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वैदिक काल में कृषि प्रथाओं के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। वैदिक काल के लोगों ने अनुपयोगी वस्तुओं जैसे पत्ते, गाय का गोबर और कृषि भूमि से या भूमि में फेंके गए अन्य पदार्थों का प्रयोग करके अन्य अपघटित कर दिया, उन्हें अपघटित कर दिया। इस प्रक्रिया ने मिट्टी को अच्छी फसलों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए बनाया। इसके अलावा कृषि लोगों को पौधों की खेती और प्राकृतिक के बारे में पता होना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाएगा, फिर उसका आंसर भी है, तो आप इसको नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तरी वैदिक काल के बीच अंतर बताइए। प्रारंभिक वैदिक काल किस तरीके का था बताइए। तो इस युग के दौरान जाति व्यवस्था एक लचीली व्यवस्था थी, एक पदानुक्रम जन्म के बजाय पेशे पर आधारित थी। महिलाओं को बुनियादी स्वतंत्रता और मानव अधिकार प्राप्त थे। उन्हें उनके सम्मान और सम्मान से वंचित नहीं किया गया। वे वेद पढ़ सकते थे और महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय में भाग ले सकते थे। यह एक देहाती अर्थव्यवस्था थी और एक अर्ध खानाबदोश अर्थव्यवस्था थी। यहाँ शुरुआती बसने वाले मौजूद थे और जो कृषि का पालन करते थे और पशुपालन का अभाव करते थे और पशुपालन का अभ्यास करते थे। इसके साथ ही समाज में शिकारियों की कार्य कर सकते थे। एक संपत्ति या एक समिति, एक स्थायी सभा एक ऐसे समाज में अपना पाठ्यक्रम चलाती थी जिसमें एक निश्चित कार्यकाल के लिए राजाओं को चुना था। यही कारण है कि समाज में नातेदारी कठोर मानी जाती थी या कठोर नहीं थी। प्रारंभिक वैदिक काल में शूद्र और अछूतों की कोई अवधारणा नहीं थी और लोगों के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता था। उत्तर वैदिक काल, इसमें अगला है तो वैदिक काल के बारे में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल के दौरान जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी, जहाँ जन्म को एक निर्धारण कारक के रूप में देखा गया जिसके आधार पर समाज का विभाजन हुआ। एक ब्राह्मण को सर्वोच्च विशेषाधिकारों के साथ पदानुक्रम के शीर्ष पर रखा जाता था, जबकि एक शूद्र को पदानुक्रम के नीचे रखा जाता था। कठोर समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कम कर दिया गया। महिलाओं को वेद पढ़ने या समाज में निर्णय लेने की शक्ति को छोड़ दी गई थी। वे अधिवास कारों के अधीन थे और उन्हें अपने पति की अनुमति के बिना कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। इस काल में समाज अधिक व्यवस्थित था। लोग इकाइयों में बस गए और कृषि को जीवन के साधन के रूप में अपनाया। उनके पास जमीन थी जिस पर वे फसल उगा सकते थे और इन पर आसानी या अपनी भूख कायम कर सकते थे। कठोर नातेदारी व्यवस्था पर आधारित राजवंश की एक व्यवस्था स्थापित की गई, जहां एक राजा और उनके उत्तराधिकारियों का अनिश्चितकालीन शासन अस्तित्व में आया। शूद्र और अछूत पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणा के माध्यम से समाज में स्थापित कठोर जाति पदानुक्रम के केंद्र बन गई।
केंद्र बन गए। ये हमारा अब इंग्लिश में आ जाएगा ये सब, देखिए तो आप इसको इंग्लिश में ही ऐसे ही नोट डाउन करें। अगला है वैदिक काल की राजनीतिक संरचना का वर्णन कीजिए। वैदिक काल की राजनीतिक अच्छी तरह से संरचित और संगठित थी। ऋग्वैदिक भारत की राजनीतिक संरचनात्मक या संरचना का अध्ययन निम्न आरोही क्रम में किया जाता था। राजनीतिक संरचना, नंबर 1 जन यानी कि व्यक्ति, नंबर 2 कुला परिवार सबसे छोटी इकाई, वंश, नंबर 4 समाज, नंबर 5 गांव, नंबर 6 देश या राष्ट्र। कुला परिवार में एक ही छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे। कई परिवारों का एक संग्रह ग्राम यानी गांव का संगठन था और इसके मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। कई ग्रामों के संग्रह को विश्व और उसके प्रमुख या मुख्य को विस्पति कहा जाता था। शासन संबंध वंशानुगत, राजा सरकार चलाते थे लेकिन जन की सभा द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राजा का प्रावधान भी था। राष्ट्र एक राजा द्वारा शासित छोटे राज्य थे। बड़े राजाओं पर सम्राट का शासन था। जनता को न्याय दिलाने में राजा, पुरोहित और अन्य अधिकारियों की सहायता लिया करते थे। राजा को उनकी सेवाओं के लिए स्वैच्छिक उपहार या श्रद्धांजलि के रूप में बलि की पेशकश की जाती थी। बलि को उनके अपने लोगों द्वारा और पराजित लोगों द्वारा भी पेश किया जाता था। अगला हमारा न्यायपालिका। राजा के प्रशासन द्वारा अपराधों से दृढ़ता से निपटा जाता था। प्रमुख अपराधों में चोरी, डकैती और पशु उठाने की घटनाएं प्रमुख थी। महत्वपूर्ण न्यायपालिका शाही जिसे हम कहते हैं अधिकारी निम्नलिखित थे। नंबर 1 पर थे पुरोहित, मुख्य पुजारी और मंत्री। सेनानी यानी सेना प्रमुख। ग्रामीणी एक गांव का प्रमुख। दूत यानी कि दत्ता, जासूस। सभा और समिति ऋग्वेद में वर्णित 2 महत्वपूर्ण सभाएं थीं। यह सभाएं सरकार की अनिवार्य विशेषता थी। समिति की मुख्य रूप से नीतिगत निर्णय और राजनीतिक व्यवसाय से निपटती थी। इस समिति में आम लोग भी शामिल थे। सभा बुजुर्गों और ईसाइयों का चयनित निकाय था। इसमें राजनीतिक लोग कम थे। ये हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी जो हमने ऊपर हिंदी में डिस्कस किया है वही उसको हिंदी में यहाँ पर हमने टाइप कर दिया गया। तो आप हिंदी में और इंग्लिश में करें। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में करेंगे और जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के वो हिंदी में करें। आप कन्फ्यूज ना हो, आपको कोई एक ही करना है कि गलती से आप दोनों कर दें। अगर आप हिंदी के तो हिंदी वाले स्टूडेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आर्यों की सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि जो आर्यवंशी लोग थे, जो आर्य थे, उनकी सभ्यता किस प्रकार की थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी उनकी सभ्यताओं की, उसको मैं डिस्कस करना है। चलिए उत्तर को देखते हैं। आर्यों का सामाजिक जीवन श्रेष्ठ स्तर का था या होता था। महिलाओं को सम्मान में उच्च स्थान प्राप्त था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। परिवार एक कुटुंब की भांति रहता था जिसमें परिवार का मुखिया परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता था। आर्य प्राकृतिक के उपासक थे और सूर्य, चंद्रमा, पवन, आकाश, नदी, मिट्टी, पेड़ जैसे प्राकृतिक के तत्वों की देवी देवताओं की तरह पूजा करते थे। आर्यों में यज्ञ आदि का भी प्रचलन काफी होया करता था। मौर्य प्रशासन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर है मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के
अर्थशास्त्र में हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है और मौर्य शासन अशोक के शिलालेखों से भी हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन का उद्देश्य राज्य को स्थिरता प्रदान करना था। राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए मौर्य शासन अधिकतम कर वसूल कर सकते थे और साम्राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करते थे। मौर्य प्रशासन को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय शासन में विभाजित किया जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए मौर्य प्रशासकों को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया जाता था। सम्राट अशोक के शिलालेखों से 4 प्रांतीय राजधानियों का उल्लेख मिलता है। पूर्व में तोसाली, पश्चिम में उज्जैन, उत्तर में तक्षशिला और दक्षिण में सुवर्णगिरी प्रांतीय राजधानी थी। चलिए ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच अंतर बताइए। दोनों के बीच समानताएं इस प्रकार सूचीबद्ध हैं। दोनों धर्म आस्था और कर्म में विश्वास रखते थे। ये दोनों गैर आस्तिक धर्म थे। उन दोनों की आर्य संस्कृति में जुड़ी एक सामान्य पृष्ठभूमि थी। दोनों धर्मों की स्थापना उत्तरीय भारत के दक्षिण में थी। दोनों धर्म वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ साथ ब्राह्मणवाद में भी के खिलाफ थे। दोनों ने जानवरों की बलि का विरोध किया कि जानवरों की बलि नहीं देनी चाहिए और वैसे भी किसी निर्जीव की हत्या करना पाप है। दोनों नेताओं ने अपने धर्म में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और भौतिकतावादी दुनिया से वैराग्य का उद्देश्य दिया। ये हमारा इंग्लिश का है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं इसको इंग्लिश वाले लिखेंगे और हिंदी वाले स्टूडेंट्स को हिंदी के नीचे वाले करेंगे, जो हमारा नीचे लिखा हुआ है। देखिए, जैन शिक्षाएं क्या हैं बताइए। तो उसका उत्तर है जैन धर्म की शिक्षाएं समानताएं, अहिंसा, आध्यात्मिकता, मुख्य और आत्मनिरंतर के विचार पर बल देती थी। महावीर ने युग को जो पढ़ाया, महावीर के युगों को जो पढ़ाया उसका आधुनिक जीवन में अभी भी महत्व है। जैन धर्म महत्वपूर्ण धार्मिक समुदाय और जैन धर्म जनसंख्या को समृद्ध बनाने वाली पुष्प के विभिन्न सिद्धांतों पर प्रचार करता है। अगला देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत। मैं केवल एक ही पदार्थ सिखाता हूँ, दुख है, दुख का कारण है, दुख का विरोध है और दुख के विरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए अनुसार जीकर अज्ञानता और दुखों से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है इसमें। और ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में करना है और ये है हिंदी में। तो क्वेश्चन है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं बताइए। अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 या पॉइंट में कह सकते हैं, अहिंसा, कोई पशु बलि नहीं, पशु कल्याण और उनकी देखभाल, बड़ों की बात मानना, मित्रों और रिश्तेदारों के प्रति उदारता, दासों और नौकरों के प्रति सौजन्य। इस तरीके की उसकी मुख्य विशेषताएं थी अशोक के धम्म की। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के समुद्री व्यापार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता
है। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका आदि के साथ बहुत कम व्यापार संबंध है। कुछ बंदरगाहों पर निर्भरता भारतीय विदेशी व्यापार चेन्नई, कोलकाता और मुंबई बंदरगाहों के माध्यम से होता है। तो ऐसे ये इंग्लिश में दिया गया, तो मेरे सभी स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में नोट डाउन करेंगे। ये देखिए, इसको रोक रोक के आपको ना इसको नोट डाउन करना है कि तो मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कुषाण कौन थे? भारत में उनके योगदान की समीक्षा कीजिए। कुषाण अंतिम मौर्य के शासनकाल में भारत आए और भारत में बस गए। वे मूल रूप से पश्चिमी चीन के थे। उन्हें यूचीस भी कहा जाता है। उनका योगदान इस प्रकार रहा है, देखिए। तो व्यापार की सुविधा के लिए मध्य एशिया को उत्तर भारत के साथ मिलाना और इसके परिणाम स्वरूप नए शहरी केंद्र को उदय हुआ। कुषाण के तहत अर्थव्यवस्था की समृद्धि स्थिति का प्रमाण बड़ी संख्या में सोने और चांदी के सिक्कों से भी मिलता है। अगला पॉइंट है, कुषाण के शासक काल या कुषाण के शासक कनिष्क ने कुंडलवन में चौथार्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया। इस काल में कला का भी विकास हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। अजंता की गुफाओं के चित्रों की वस्तु या विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए। अजंता की गुफाओं के चित्र की वस्तु या विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए। अजंता की गुफाओं की दीवारों और छत पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षा को नक्काशी और चित्रों के द्वारा बताया गया है। अजंता के कुल 30 गुफाएं हैं जो आपको पुराने के लोगों की प्रतिभा और अतीत की याद दिलाती है। अजंता की गुफाओं में 24 बुद्ध विहार और 5 हिंदू मंदिर हैं। इन सभी में से गुफा 1, 2, 4, 16, 17 सबसे सुंदर है और गुफा 26 बुद्ध की पुनर्निर्मित प्रसिद्धि प्रतिभा स्थित है। इन सभी गुफाओं की खुदाई लगभग यू आकार की खाड़ी चट्टानों की स्कार्पिये पर की गई है। इसकी ऊंचाई लगभग 76 मीटर की है। ये देखिए, ये दिखा गई है मूर्ति, ये बुद्ध जी की मूर्ति है और इसकी ऊंचाई देखिए कितनी बड़ी है। कितनी सुंदर मूर्ति को बनाया गया है इस पर, और ये काफी पुरानी मूर्ति है। अजंता की गुफाओं का नाम भारत के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थल में से आता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अजंता गुफाओं के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो इन गुफाओं का इस्तेमाल बौद्ध मठ के रूप में भी किया जाता था, जहाँ छात्र और भिक्षु अपने अध्ययन को बैरागी में दर्ज करने के साथ करते हैं। यह जगह प्रकृति के बेहद करीब थी और भौतिकवादी दुनिया भी काफी दूर थी। अजंता की गुफाओं के चैत्य ग्रह के सुंदर चित्र छत पर बड़ी खिड़कियां और पहले खुदाई में मिली गुफाओं, दक्कन में पाई जाने वाली गुफाओं, कोडेल, पिटालखोरा, नासिक की तरह है। इस गुफाओं तो इन गुफाओं को बनाने का दूसरा चरण 4 शताब्दी में शुरू हुआ। बताकों के शासन के समय बनाई गई थी। ये हमारा देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला है, गुप्त काल के महिलाओं की स्थिति क्या थी? गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट जारी
रही। महिलाओं की अधीनता का मुख्य कारण उनकी आजीविका के लिए पुरुषों पर उनकी पूरी निर्भरता थी। महिलाओं को संपत्ति विरासत में नहीं मिली थी। स्वयंवर की प्रथा को त्याग दिया गया और मनुस्मृति ने लड़कियों के लिए बाल विवाह का सुझाव दिया। अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकबर की दक्खन नीति का वर्णन कीजिए। शाहजहां 1627 और 1658 दक्खन के शाहजहां के अभियान जारी रहे। अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विद्रोह अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिमी में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया जो असफल रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पट्टा और काबूलियत क्या होता है। प्रत्येक किसानों को राज्य द्वारा एक दस्तावेज दिया जाता था जिसमें पट्टा या स्वामित्व अधिकार पत्र कहते हैं, जिसमें किसान के कब्जे में दी गई भूमि को विभिन्न वर्गों और विभिन्न फसलों पर द्वारा तय भू राजस्व की दर का वितरण लिखा जाता था। किसान से एक सहमति पत्र लिखा जाता था जिसे काबूलियत कहते हैं। इसके अनुसार किसान राज्य को भू राजस्व की एक विशिष्ट राशि देने का वचन देता है। भूमि के लगान के अतिरिक्त किसानों को राजस्व के मूल्यांकन और इसके एकत्र करने पर आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ अस्तित्व में रखा जाता है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम डिस्कस करते हैं। गुरु नानक की शिक्षाओं और दर्शनों की व्याख्या कीजिए। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं। परमपिता परमेश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर सब जगह है और हर प्राणी में विद्वान है, ईमानदारी और मेहनत से पेट भरना चाहिए, बुरा करने के लिए बुरे में ना सोचें और यह भी किसी को सताएं, हमेशा खुश रहना चाहिए, ईश्वर के सदा मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही ज़रूरतमंद की सहायता करें, सभी को समान नज़रिए से देखें, स्त्री पुरुष समान हैं। बक्सर के युद्ध का महत्व स्पष्ट कीजिए। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीति नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ और इसकी महत्व नंबर 1 है। प्लासी के युद्ध ने यदि अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का अवसर दिया तो बक्सर के युद्ध ने उन्हें आसानी से गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा को विकास करने का अवसर दिया। बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मजबूत कर दिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में भी बक्सर के युद्ध ने योगदान दिया। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं व्यापार संस्था से एक राजनीतिक संस्था बन गई। ये देखिए हमारा इंग्लिश में दे रखा है, तो आप इंग्लिश में ना करें, केवल हिंदी में ही करना है। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है? लॉर्ड्स कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इसने जमींदार को राज्य के खजाने में निश्चित राशि जमा करा दी है। राजस्व की राशि समय की अवधि के लिए तय की गई थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के रूप में सुरक्षित हो गया है। अंग्रेजों को इस बंदोबस्त से
फायदा हुआ क्योंकि जमींदारों का नया वर्ग उनके राजनीतिक सहयोगी बन गया। इन वर्गों के जरूरतों के समय में अंग्रेजों का समर्थन किया और उन्होंने उनके अंग्रेजों और किसानों के बीच एक बफर के रूप में काम किया गया। महलवारी बंदोबस्त। महलवारी बंदोबस्त 1822 में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों पंजाब, बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की। इस बंदोबस्त में मूल्यांकन के आधार पर एक महल और क्या संपत्ति का उत्पाद हुआ था, जो गांव या गांव का समूह होता था। सरकार द्वारा निर्धनता राजस्व की राशि का भुगतान करने के लिए महल के सभी मालिक युक्त रूप से जिम्मेदार थे। दुर्भाग्य से इसमें किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि इस बस्ती में ब्रिटिश मांगें बहुत अधिक थी। ये हमारा इंग्लिश का है, देखिए इसको आप ऐसे ही नोट डाउन करें जो इंग्लिश के बच्चे हैं। और मैं अपने सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे या एग्ज़ाम में ज़्यादा आएंगे। तो जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा या लेट हो गए, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, तो आप केवल इस नोट्स को ही पढ़ लें और इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, तो पेपर में आप आसानी से पास हो जाएंगे अगर आपने असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के नंबर जुड़वाए हैं तो। रैयतवाड़ी व्यवस्था का वर्णन कीजिए, जो अगला क्वेश्चन हमारा। इस व्यवस्था में किसानों या काश्तकारों को भूमि का स्वामी माना जाता था। उनके पास स्वामित्व के अधिकार थे, वे जमीन को बेच सकते थे और गिरवी रखवा सकते थे और उपहार में दे सकते थे। करों की वसूली सरकार द्वारा सीधे किसानों से की जाती थी। सूक्ष्म भूमि की दरें 50% और आर्द्र भूमि की दरें 60% थी। ये अगला हमारा जो क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो और इंग्लिश वाले करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे। अब ये देखिए आगे हमारा आर्य साम्राज्य द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे। आर्य साम्राज्य द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे बहुदेववाद, छवि पूजा, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और समुद्री यात्रा के प्रतिबंधों का विरोध था। व्याख्या। आर्य समाज एक जोरदार सुधार आंदोलन था। यह हिंदू धर्म के लिए है जिसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज का उदय वेदों को फिर से स्थापित करना और आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करना था। सत्यार्थ प्रकाश उनके द्वारा एक स्मारकीय कृति थी। आंदोलन आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया था। यह गैर हिंदुओं के हिंदू के रूपांतरण के लिए है। विचार भारत को सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय रूप में एकजुट करना है। महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता था। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर विधवा घर और अनाथालय खोले। गुरुकुल पर्यटन हिंदू शिक्षा की एक प्राचीन प्रणाली इसका लक्ष्य रहा है। दयानंद एल्गोविद स्कूल और कॉलेजों आर्य समाज द्वारा पूरे भारत में खोले गए। ये हमारा इंग्लिश का है, देखिए अभी हम हिंदी का करते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद का महत्व क्या है, समझाइए। उत्तर है आर्थिक राष्ट्रवाद औद्योगिक पर जोर देता है और अक्सर राज्य समर्थन के साथ उद्योगों को सहायता करता है। इस विश्वास के कारण कि उद्योगों का शेष व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश की आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है और यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। सैन्य शक्ति का निर्माण 1917 की रूसी क्रांति का कारण। 1917 की रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे।
रूसी क्रांति के फैलने के कई कारण थे। रूसी क्रांति नवंबर 1917 रूसी कैलेंडर पर अक्टूबर 1917 की थी। निरंकुशता के तहत व्यापक पीड़ा, सरकार का एक रूप जिसमें एक व्यक्ति इस मामले में जार के पास पूर्ण शक्ति थी। जार निकोलस सेकंड को कमजोर नेतृत्व बदलते समय के बावजूद निरंकुशता से जुड़ा रहा। खराब काम करने की स्थिति, कम मजदूरी और औद्योगिकरण के खतरे। रूस जापानी युद्ध 1905 में रूस की हार जिसके कारण अशांति बढ़ गई। 1917 में मार्च क्रांति जिसमें भीड़ नियंत्रण के लिए लाए गए सैनिक अत्यंत निरंकुशता के साथ नीचे बोलने में श्रमिक कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए। और ये देखिए हमारा इंग्लिश का है, तो आप इंग्लिश को ऐसे नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स, और इसको जल्दी से अपनी कॉपी या फाइल में नोट डाउन कर लें और इसको रिवाइज करना शुरू कर दें। जैसे कि आपके पेपर अभी आने वाले, रिसेंटली कुछ ही दिनों में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जांच कीजिए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके परिणाम क्या हुए। प्रथम विश्व युद्ध की घटना में यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को बदल दिया। इस राजनीति, आर्थिक और सामाजिक परिणामों का उल्लेख निम्नलिखित है। नंबर 1 पर है राजनीतिक परिणाम। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रथम विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। इन परिणामों में राजतांत्रिक सरकारों का पतन, जनतंत्रीय भावनाओं का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास, अधिनायकवाद का उदय, अमेरिका का उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष, यह सभी शामिल थे। आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 अरब रुपए व्यय हुए तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय का तो अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षति के प्रमुख कारण उत्पाद क्षमता ह्रास, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण भार, जनता पर विभिन्न करों का भार, बेरोजगारी आदि थे। सामाजिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणामों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर पर सुधार, जातीय कटुता की भावना में कमी, श्रमिकों में जागृति, शिक्षा की प्रगति एवं विकास आदि थे। ये देखिए ये हमारा इंग्लिश का है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको इंग्लिश में करेंगे, अच्छे से करें। ये देखिए सब हमारा इंग्लिश में है, और ये हमारा आ गया हिंदी का क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच निम्नलिखित जो है अंतर स्पष्ट है, जो निम्नलिखित है। उत्तर पूंजीवाद और समाजवाद के बीच निम्नलिखित है अंतर निम्नलिखित है। पूंजीवाद, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। आय मुक्त बाजार की ताकत द्वारा निर्धारित की जाती है। कीमतें मांग और आपूर्ति बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा क्षमता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं। व्यक्तिगत आय पर आधारित सीमित कर है। समाज या समाजवाद, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और सरकारी समितियों के पास होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आय आवश्यकता के आधार पर सभी के बीच समान रूप से विभाजित या वितरित की जाती है।
कीमतें सरकार द्वारा तय और निर्धारित की जाती हैं। सरकार स्वामित्व वाले व्यवसायों में दक्षता और सरकार द्वारा मुक्त तथा सब्सिडी प्रदान की जाने वाली व्यवस्था सेवा, सार्वजनिक सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यक उच्च कर, इस प्रकार के जो उसमें थे। अभी देखिए हमारा इंग्लिश का है, अब ये फिर दोबारा से हमारा हिंदी का आ गया, तो हिंदी को डिस्कस करते हैं। नाटो शब्द की व्याख्या क्या थी? नाटो क्या है बताइए? अटलांटिक संधि संगठन। नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य राज्य शामिल हैं। सामरिक परिसीमन सामरिक परिसीमन संधि की व्याख्या कीजिए। साल्ट वन की निक्सन साल्ट वन को निक्सन की सिंजर की स्टैंड की रणनीति को सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। यह ABM संधि में सामरिक मिसाइल कक्ष को 200 इंटरसेप्टर तक सीमित कर दिया था और प्रत्येक पक्ष को 2 मिसाइल रक्षा स्थलों का निर्माण करने की अनुमति दी गई थी। एक राष्ट्रीय राजधानी की रक्षा के लिए, दूसरा एक ICBM क्षेत्र में या की रक्षा के लिए। शीत युद्ध क्या है बताइए? शीत युद्ध एक ऐसा वाक युद्ध होता है जो केवल कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार संसाधनों से ही लड़ा गया है। इस युद्ध के दौरान ना तो कोई गोली चलाई जाती है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है और ना ही इसमें किसी प्रकार की किसी की जान हानि का नुकसान होता है। अमेरिका और सोवियत संघ, रूस दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़ते रहे। यह शीत युद्ध शस्त्र में न बदले, इसे रोकने के लिए सभी उपाय भी किए गए। यह केवल एक कूटनीति युद्ध बनकर रह गया। इसमें दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सभी उपाय अपनाए। शीत युद्ध के परिणाम बताइए। शीत युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। कुछ देशों में इसका असर कम रहा तो कहीं पर बहुत अधिक रहा। इस युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला। इसके कारण ही विश्व के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय या आतंकवाद संगठनों का भी बढ़ावा मिला। इसके अलावा कई देशों के व्यापार और उनकी अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर रहा। इससे अर्थव्यवस्था काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंच गई। अगला देखते हैं हम। शीत युद्ध की उत्पत्ति और इसके कारण। शीत युद्ध के उत्पत्ति के प्रमुख कारण इस प्रकार से माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार मुख्य वजहों में से एक थी। सोवियत संघ द्वारा अल्टा समझौते का पालन न करना, सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद विश्व स्तर पर होना, सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में एकदम से उभरना, इराक में सोवियत का हस्तक्षेप होना, टर्की में सोवियत संघ खुला हस्तक्षेप,
यूनान में साम्यवादी प्रसार होना, द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद बढ़ना, तुष्टीकरण की नीति करना, सोवियत संघ द्वारा बाल्यकान समझौते की अपेक्षा करना। अब ये जो है हमारा अगला हमारा इंग्लिश में है, तो आप जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो इसको स्क्रॉल करके आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तीसरी दुनिया शब्द की व्याख्या कीजिए। तीसरी दुनिया में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना और अपने देश को या अपने देश का विकास करना। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनमें वह सभी देश शामिल थे जो नव स्वतंत्र थे, यानी जिनको अभी अभी स्वतंत्रता मिली है या मिली थी। ये वह देश चाहे लैटिन अमेरिका के हों, अफ्रीका के हों, एशिया के हों या फिर किसी और के हों, इसमें वह सभी देश शामिल हुए और उनका उद्देश्य विकास करना और शांति को बहाल करना था। तीसरी दुनिया के देशों में एक सामान्य बात यह थी कि वह काफ़ी लंबी गुलामी करने के बाद आज़ाद हुए। इन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद आज़ादी मिली थी और यह देश नहीं चाहते थे कि समस्या या कोई नुकसान इनके साथ हो, इसलिए यह देश शांति और विकास के समर्थन बने और नट निरपेक्षता का समर्थन किया। ये हमारा इंग्लिश का है। अब इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को करेंगे, ये देखिए, और ये हमारा हिंदी का है। गुट निरपेक्षता आंदोलन का उद्देश्य शीत युद्ध की राजनीतिक में शामिल नहीं होना और अमेरिका या सोवियत संघ की किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। जो देश कभी उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए उनकी स्वतंत्रता का अनुसरण करना या जो देश कभी उपनिवेशवाद के चंगुल से नहीं निकल पाए उन्हें आज़ादी के लिए प्रयत्न करना। सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, विश्व स्तर पर सैन्य संघर्षों को प्रोत्साहित करना तथा इससे दूरी भी बनाए रखना, रंग भेद की नीति का विरोध करना। गौरतलब है कि उस समय दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में रंग भेद की नीति काफ़ी तीव्र थी। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण पर बल देना, इस तरीके के वो थे। ये हमारा इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में नोट करें सभी बच्चे। बाजार साम्राज्यवाद की स्थापना बताइए। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रयत्न के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता था। उनकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा यह भी है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समाज और राज्य के हाथों में होना चाहिए। राजनीति के आधुनिक अर्थों में समाजवाद को पूंजीवाद या मुक्त बाजार के सिद्धांत के विपरीत देखा जाता है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यह कहना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और रिवाइज कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आप अपनी पूरी तैयारी से ही अपने एग्ज़ाम में जाएं, क्योंकि इनसे काफ़ी हेल्प मिले और ताकि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं। और मेरे सभी स्टूडेंट्स को उनके एग्ज़ाम्स के लिए, उनके प्रैक्टिकल के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक।